वटवाई सवाल उस तो ने देखिए प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें मार्क नहीं है, लेकिन ये IIT जेईई का आया हुआ सवाल है और उसका भी एक हिस्सा है। इसके दो पार्ट थे एक्चुअली में। एक पार्ट ये था कि इस लिक्विड को हल्का सा नीचे की ओर डिप्रेस करके रिलीज कर दिया जाए तो ऑसिलेट करने लगता है, और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ऑसिलेशन में तो पड़ा हुआ है आपका, तो हम वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। पहले प्रॉब्लम समझिए क्या है। क्या हो गया? तो देखिए, ये कोई आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बेंड करके आपने रिंग का शेप दिया है। तो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बेंड करके रिंग का शेप दिया है, और ये वर्टिकल प्लेन में फिक्स्ड है। अब इसमें टू लिक्विड्स जो इमिसिबल है, जो आपस में मिक्स नहीं होना है, उसे आपने प्लेस किया है। और दोनों लिक्विड फिगर के हिसाब से देखिए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑफ रिंग ऐसे बटा हुआ है, दोनों मिलके हाफ ऑफ द रिंग हो रहा है ना ये। तो टू इमिसिबल लिक्विड है, एक की डेंसिटी है रो, एक की डेंसिटी है सिग्मा, रो इज मोर देन सिग्मा, और ये क्वार्टर ऑफ रिंग एंड क्वार्टर ऑफ रिंग इस तरह से फिल्ड है। और फिगर में यदि आप देखिए तो ये इस तरह से फिल्ड आपको दिखेगा। ये तो रिंग के लिए वर्टिकल रेडियल लाइन है, और ये मैंने इंक्लाइन डायमीटर आपको मार्क कर दिया है। और जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। इसमें लिक्विड यहां
ये ज्योमेट्री पे गौर करिए, फिगर की ज्योमेट्री पे। तो ये इतना सा देखिए, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये भी क्वार्टर ऑफ सर्कल है। दोनों लिक्विड को कंबाइंड फॉर्म में लें तो हाफ ऑफ द सर्कल को फिल कर रहा है। जो इधर वाला लिक्विड है, आप इतना तो समझदार हैं कि आप इस फिगर पे ध्यान ना भी दें तो इसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी, क्योंकि हैवियर है, तभी ये नीचे सेटल किया और इसको ऊपर उठा दिया, क्योंकि ये लाइटर है, इसकी डेंसिटी कम है। तो ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी इन्होंने कहा है सिग्मा, और इसकी डेंसिटी इन्होंने कहा है रो, और ये भी कहा है रो ग्रेटर देन सिग्मा। ना कहते तो भी फिगर यही कहता, जैसा कि फिगर आपके सामने है। ये इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में सेटल कर गया है, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, जो इंटरफेस वाली रेडियल लाइन है, जहां पे दोनों लिक्विड का कांटेक्ट बना इंटरफेस, ये वाली रेडियल लाइन वर्टिकल रेडियल लाइन से कितना एंगल बनाएगा, वो थीटा का ही तो 4 ऑप्शन है, नहीं कि ये एंगल थीटा क्या होगा। कैसे हो सकता है, सोचिए तो क्या तरीका हो सकता है। इक्विलिब्रियम में है यानी हाइड्रोस्टैटिक है, फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लो तो नहीं कर रहा है ना। इक्विलिब्रियम में तो फ्लूइड स्टैटिक है, और फ्लूइड स्टैटिक है तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन गाते हुए चलिए ना। इसमें नीचे आए तो प्रेशर इतने से बढ़ गया, ऊपर गए तो प्रेशर इतने से घट गया, जब यहां से चले होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब यहां पहुंचेंगे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी आ जाएगा थीटा। क्योंकि जब प्रेशर लिखना चाहेंगे ना एच रो जी से, तो एच में ज्योमेट्री से थीटा आएगा ही आएगा, वरना एच कैसे लिख लेंगे आप, थीटा आएगा ही आएगा, उसी से थीटा सॉल्व होगा। सिर्फ मैनोमेट्रिक इक्वेशन लेके यहां से वहां तक टहल जाइए। और इसमें भी मैंने एक आपको कहा था कुछ कंजूसी भी कर सकते हैं, पूरा नियम से यहां तक क्यों उतरेंगे, नहीं सीधा आप क्या करेंगे, देखिए सेम लिक्विड में रहेंगे, यानी आप यहां तक उतरेंगे, आप यहां से यहां तक उतरेंगे, फिर सीधा यूं आ जाएंगे, इतने को अवॉइड कर देंगे, और फिर यहां से क्या होगा, यहां पहुंच जाएंगे। और वो भी ऐसे नहीं चलना है, हमें सिर्फ हाइट में इंटरेस्ट है। मैं देखिए मार्क करके दिखाता हूं आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हाइट में इंटरेस्ट है, क्या इसका मतलब है। तो जैसे हम यहां पे आपसे कह लें कि ये पहले हम कितना नीचे उतरेंगे, ये उतरेंगे H1, फिर कितना ऊपर जाएंगे, H1 तो जाएंगे, साथ में H2 भी ऊपर जाएंगे। पहले यहां से नीचे उतरेंगे H1 बस यहीं तक, और फिर यहां से सीधा क्या जाएंगे H1 प्लस H2, क्योंकि हम यहां से डायरेक्टली यहां नहीं आ सकते। यहां से डायरेक्टली यहां क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों लिक्विड डिफरेंट हो जा रही है। हम एक ही लिक्विड में ये फ्रीडम है कि आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से मतलब है नहीं, क्योंकि जी के परपेंडिकुलर चलेंगे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे हो सकता है। ज्योमेट्री से जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये रेडियस आर, ये थीटा है, तो ये टोटल कितना होगा आर कॉस थीटा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आर साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो मैं जरा कंजूसी में लिख देता हूं H1 आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, चलेगा। इतनी तो बहुत बेसिक सा है कि इस आर को रिजॉल्व किया तो ये हाइट आर कॉस थीटा, इस आर को रिजॉल्व किया तो ये आर साइन थीटा, ये टोटल 90 है ना, क्वार्टर ऑफ रिंग, तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये तो H1 मिल गया। अब जरा H2 की बात कर लीजिए। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो इस आर को रिजॉल्व करेंगे तो ये आर साइन थीटा, इस आर को रिजॉल्व किया तो ये भी क्या है
आर साइन थीटा, वही है ना कि ये आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, आर को रिजॉल्व करेंगे आर साइन थीटा, ये भी आर रिजॉल्व करेंगे आर साइन थीटा, तो ये कितना हो गया H2, 2r साइन थीटा। अब चलते हैं प्रेशर का इक्वेशन। यहां पे हम मान ले प्रेशर कितना है P, तो P से स्टार्ट करते हैं। यहां से कितना नीचे उतरेंगे H1, H1 उतरेंगे नीचे तो क्या होगा प्लस रो जी H1, बाद में वैल्यू रख लेंगे। फिर जब यहां से H1 उतर गए तो आपको फील मैं कराने के लिए कहूं, आप यहां से यहां आए एक्चुअली में, देखिए यदि आप समझना चाहें तो आपको मैंने यहां से उतार के यहां पहुंचा दिया है, यहां से यहां तक आने में कितनी, देखिए हॉरिजॉन्टल वाला बेकार है, जी के परपेंडिकुलर चल रहा है ना, वर्टिकल वाला देखिए, तो यहां से यहां तक आने में कितना नीचे उतरे आप H1, तो ये हो गया यहां का प्रेशर जो P माना है प्लस रो जी H1। अब हम यहां से सीधा यहां आएंगे ऐसे, लेकिन आप तो ऐसे सोचिए ना, तो यहां से आने पे क्या होगा H1 प्लस H2, लेकिन अब तो जी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस रो जी, क्या हो जाएगा ये, पहले तो सही बात है, ये रो ना होकर के सिग्मा होगा, सिग्मा जी, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2 इक्वल्स टू जहां पहुंचे वहां का प्रेशर, जहां पहुंचेंगे वहां भी तो प्रेशर P होगा, यहां से वहां तक तो सेम गैस या एयर होगा ना, बस खत्म हो गया। अब क्या है, P आप उड़ाइए और G भी उड़ाइए, रो H1 इक्वल्स टू सिग्मा H1 प्लस H2, H1 H2 सबका वैल्यू रखिए और देखिए tan थीटा या क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई आया इसमें, किसी का A किसी का B, B तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रो बड़ा है सिग्मा छोटा है, नहीं, फिर तो थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, tan नेगेटिव में ला रहे हैं आप, ये आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, अब IIT वालों ने सवाल में एक पार्ट और ऐड कर दिया था कि इस लिक्विड को इधर हल्का सा दबा दें, थोड़ा सा दबा दें और हल्का सा दबा करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए, स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दें क्योंकि अभी तो इक्विलिब्रियम है, हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे लिक्विड, पूरा लिक्विड कॉलम यूं ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सॉल्व करने को कहा गया था, दो पार्ट था, एक पार्ट यही था, एक पार्ट उसमें वो ऐड किया गया था। जब इसे हल्का सा टर्न करेंगे तो देखिए समझाने के लिए मैं ऐसे काम चलाऊं कि ये जो इंटरफेस है ये इधर टर्न हो जाएगा कितने से, डी थीटा से, हल्का सा आप डिप्रेस कर रहे हैं ना इसे, हल्का सी यूं दबाएंगे तो ये डी थीटा से इधर चला जाएगा।
डी थीटा से जाने से अभी जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा? तो इसका तरीका सिंपल ये है कि जब ये डी थीटा से इधर चला गया होगा तो आप ये कह लेंगे कि यहां पर जहां पे ये शिफ्ट किया होगा यहां पे इधर के कारण प्रेशर, यहां पे इधर के कारण प्रेशर आपका होगा कम और इधर के कारण प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा यहां पे। इधर से जब लिखेंगे ना एच रो जी और इधर से लिखेंगे एच सिग्मा जी, ठीक, नो डाउट एच अलग अलग है, लेकिन लिखेंगे इधर से एच रो जी और इधर से एच सिग्मा जी, तो प्रेशर डिफरेंट आ जाएगा। क्योंकि अभी यहां पे मैंने मैरोमेट्रिक से करा दिया सॉल्व, मैं यहां पे प्रेशर बैलेंस करा के भी यही सॉल्व हो जाता, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम था तो इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर क्या होना था? इक्वल होना था। और जब अनबैलेंस कंडीशन है तो इधर से प्रेशर कम होगा, इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो लौटा के लाएगा। कहेंगे प्रेशर ने फोर्स के टर्म में बात करी तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होना, एरिया तो कॉमन है, तो जब एरिया तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इधर से प्रेशर आपका कम, इधर से ज्यादा, तो जो प्रेशर डिफरेंस बनेगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेस्टोरिंग फोर्स होगा। उसे मास इंटू एक्सलेरेशन लिखेंगे तो एसएचएम प्रूफ होगा, ए प्रोपोर्शनल टू कुछ आएगा। तो किस तरह से देखिए सॉल्व हो सकता है। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, अब अनबैलेंस्ड होने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे प्रेशर। अब हम इसी H1 और H2 से काम चलाएंगे, बस थीटा की जगह थीटा प्लस डी थीटा लिख देंगे, यही तो होगा ना आपका। थीटा की जगह थीटा प्लस डी थीटा, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इधर से जो प्रेशर होगा यहां पे वो लिख लीजिए, इधर से जो प्रेशर होगा यहां पे वो लिखिए, और उसके बाद डिफरेंस से प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। प्रेशर का डिफरेंस आने के बाद प्रेशर इंटू एरिया करिएगा, क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेडियस से, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को लिखिएगा आई अल्फा, लिखना चाहते हैं तो टॉर्क को आई अल्फा लिखेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, एंगुलर एसएचएम प्रूफ होगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा मिलने वाला टाइम पीरियड में क्या दिक्कत है? ऐसा करता हूं, ये आपके होमवर्क के नाम पे छोड़ता हूं, अगले टर्न पे दिखाऊंगा मैं, पहले आप मेहनत करिए इस पे थोड़ी सी। मैंने हिंट दे दिया ना, देखिए कैसे कि आप ऐसा करिए, देखिए घर पे ट्राई करके, नहीं तो मैं तो आपकी हेल्प कर ही दूंगा कि यहां पे प्रेशर लिखेंगे इधर के कारण, इधर कारण कितना प्रेशर होगा, ये P लिखिएगा नहीं फालतू में, तो दोनों तरफ से होगा, घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ गॉस प्रेशर लिखिएगा। तो इधर से जब गॉस प्रेशर लिखेंगे तो ये होगा H1 रो जी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कह लीजिए, फोर्स हो जाएगा। तो H1 रो जी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेकिन जब H1 लिखिएगा तो H1 यहां पे क्या होगा? थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा प्लस डी थीटा आ जाएगा। और इधर से जब लिखेंगे तो क्या होगा? H1 प्लस H2 सिग्मा जी, इधर से प्रेशर H1 प्लस H2 सिग्मा जी, और इस कारण से कह लेंगे कि जो यहां पे होना चाहिए फोर्स H1 प्लस H2 सिग्मा जी इंटू ए, फिर घटा लेंगे, कहेंगे सर ये थीटा प्लस डी थीटा बड़ा तकलीफ देगा हमें, मैथमेटिकली बड़ी हम परेशानी में आ जाएंगे, थोड़ा और सॉर्ट कर देता हूं। ये पहले से तो बैलेंस था ही ना, तो आप कहेंगे इसके नीचे आने से, इसके नीचे आने से कितने से प्रेशर घट गया, और इसके ऊपर जाने से कितने से प्रेशर बढ़ गया, ये दोनों ऐड होगा। इधर से ये कमजोर हुआ है, इधर से ये
मजबूत हुआ है, तो उसमें सिर्फ डी थीटा से काम चल जाएगा, थीटा के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा आपको, सिर्फ डी थीटा से काम चल जाएगा। तो इधर उतरने से यहां पे प्रेशर इधर से कितना घट गया होगा, पहले वाले प्रेशर के रेस्पेक्ट में उतने से घट गया, पहले तो बैलेंस था। तो कहेंगे नीचे आने से प्रेशर कितने से घट गया, इसके ऊपर उठने से प्रेशर कितने से बढ़ गया। उससे घटाइएगा नहीं, जोड़ दीजिएगा कि इधर से घटा है उधर से बढ़ा है, तो आपका डिफरेंस में जुड़ जाएगा ना वो, एंड दैट इनटू कर दीजिएगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो आ जाएगा फोर्स। और फोर्स से ही काम चला लीजिए, ना जाइए टॉर्क में, कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम परेशान होंगे। फोर्स को क्या लिख दीजिएगा, एम ए। एम कैसे लिखेंगे, ये टोटल वॉल्यूम से मास लिखिएगा, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास इंटू एक्सप्लोरेशन। जब इस तरह से लिखेंगे तो कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपने प्रेशर इंटू एरिया फोर्स लिखने में आया था और वॉल्यूम लिखने में आया था वो कैंसिल हो जाएगा, एरिया दिया नहीं है ना आपका, वो कैंसिल हो जाएगा आपका। और कहेंगे लेकिन डी थीटा के टर्म में आ रहा है, आप तो लीनियर एसएचएम में ले जा रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स की बात करें, टॉर्क की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम जहां पे डी थीटा होगा इस डिस्प्लेसमेंट को जी कर लेंगे डीएस, तो डीएस होगा आर डी थीटा, तो डी थीटा को लिख देंगे डीएस बाय आर। तो अब आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू डीएस, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि थीटा प्लस डी थीटा आपको तंग कर देगा, उससे परेशान हो जाएंगे आप, पूरा लगेगा नहीं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बना जा रहा है, कॉस थीटा प्लस डी थीटा, साइन थीटा प्लस डी थीटा, अननेसेसरली परेशान हो गया। ट्राई करिएगा, मैंने एक हिंट दिया है, जरा मैं आगे सवाल कराता हूं, मुझे उम्मीद है कुछ लोग सॉल्व कर ले जाएंगे और कुछ लोग करेंगे ही नहीं, करते तो हो ही जाता, ये होगा देखिए, कुछ लोग करेंगे ही नहीं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 83, अलग अलग नेचर का मैं दिखा दूं ना, फिर तो आप भी अटेम्प्ट ले पाएंगे ना। एट्टी थ्री सवाल मैंने क्यों रखा है, जरा फिगर देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, होल किया हुआ है और नीचे कंटेनर रखा है कि होल से जो पानी निकले या लिक्विड निकले तो कंटेनर में कलेक्ट हो, ऐसे मान करके फिगर बनाए कि जो होल से लिक्विड बाहर आए वो कंटेनर में कलेक्ट हो जाए। और जब आप ये कह लेंगे कि देखिएगा कि पहले लिक्विड इतनी ज्यादा स्पीड से निकलेगा कि कंटेनर के बाहर चला जाएगा, फिर स्पीड घटेगा तो कंटेनर के अंदर गिरेगा, और फिर स्पीड बढ़ेगा तो फिर कंटेनर के बाहर गिरेगा, ऐसा यहां कुछ घपला है। क्यों है, क्योंकि लिक्विड अलग अलग डेंसिटी के हैं ना, ऊपर डी नीचे 2D, उस कारण से बहुत सारी यहां पे पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है।
देखिए, liquid of density d and 2d are filled up to height h, each in an open cylindrical vessel of radius r. Another open vessel having width this much, under root 3 by 2 times h, is kept with its top edge at the same level as the bottom of first vessel. A small hole at a height h by 2 from the bottom of first vessel is now opened as shown. Find the total volume of the liquid that will fall in the second vessel. Assume that the thickness of vessel is negligible and that it is sufficiently deep, यानी ओवरफ्लो नहीं करना है. देखिए, ये लिक्विड भी h हाइट तक, ये लिक्विड भी h हाइट तक फिल्ड है. ये इनिशियल कंडीशन है. और यहाँ साइड वॉल पे होल किया बॉटम से h by 2 पे, यानी टॉप से 3h by 2 हो गया. ये सफिशिएंट डीप है, लेकिन इसका विड्थ इतना है. यहाँ से लिक्विड इजेक्ट होगा और इसमें कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा ये बताना है. कुछ ये लिक्विड कलेक्ट होगा, फिर बाद में ये भी तो बाहर आएगा, ये भी कलेक्ट होगा. वॉल्यूम पूछा गया, मास नहीं, वरना तो डेंसिटी अलग अलग है. पहले जरा देखिए, इस वक्त यदि हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सॉल्व करें तो क्या आता है. देखिए, यहां से लिक्विड की वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स यहां पे बात करें v, तो जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड. आपको इस होल का रेडियस या एरिया दिया है क्या? फिर कौन सा अप्रोक्सीमेशन आएगा कि यहां पे वेलोसिटी v है, लेकिन अंदर की वेलोसिटी 0 करके चलेंगे. अब जस्ट आउटसाइड यदि हम बर्नौलीज थ्योरम के लिखें तो P एटमॉस्फेयर होगा, प्रेशर एनर्जी, हाफ रो v, रो की जगह d होगा, 2d होगी, नॉट d, 2d, हाफ 2d v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जो जस्ट आउटसाइड होगा वही जस्ट इनसाइड होगा. अब यहां पे जस्ट इनसाइड की बात करें तो जस्ट इनसाइड आप लेंगे, प्रेशर कितना लिखेंगे, यहां तो प्रेशर होगा P एटमॉस्फेयर, उसमें क्या ऐड होगा, ये ऐड होगा HdG, और फिर ये ऐड होगा कितना, h by 2 2dG. ये तो प्रेशर एनर्जी हो गया. अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 और अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी 0. अब दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वेट करिए. इक्वेट करेंगे तो P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा. ये आपका HdG प्लस HdG कितना आ रहा है, 2HdG, और इधर आपका आ रहा है dV स्क्वायर. D कैंसिल हो जाएगा, V कितना आया, V आ रहा है अंडर रूट. आज किसने बोर्ड को सेट किया है, हिला उला दिया कि कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, कहाँ कहाँ लिखते हैं, क्या हो जाता है क्या. तो ये वेलोसिटी आया, कुछ समझाने लायक नहीं, मैंने इक्वल कर दिया है, वेलोसिटी आ गया. वेलोसिटी आ गया तो जरा रेंज ढूंढते हैं, कहां जा रहा है भाई, कहीं बाहर ना निकल जा रहा हो. रेंज के लिए क्या तरीका है, रेंज के लिए वही y इक्वल्स टू माइनस जी बाई 2 वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से चलते हैं. कितना नीचे आना है रेंज के लिए भाई, y कोऑर्डिनेट माइनस एच बाई 2, ऐसे गिरेगा ना, तो y कोऑर्डिनेट होगा माइनस एच बाई 2, माइनस जी बाई वी स्क्वायर क्या है 2gh, एक्स स्क्वायर यही x कोऑर्डिनेट ही तो रेंज होगा. तो ये आपका 2 कैंसिल हुआ, ये g कैंसिल हुआ, x इक्वल टू कितना आ रहा है, h आ रहा है. एक और 2 सही सही, यहां पे 2 है नहीं ये,
तो x इक्वल टू आ रहा है √2h, और ये कितना है 3/2 क्या होगा, तो 2 से छोटा ही होगा ना, तो ये तो बाहर निकल गया नहीं, तो इतनी स्पीड से लिक्विड निकला कि कंटेनर में तो आया ही नहीं। तब क्या करिए, पहले ये सॉल्व करिए कि कब ये अंदर आना स्टार्ट होगा। तभी मैंने सवाल उठाया कि देखिए इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि अभी तो ये बाहर जा रहा है, क्योंकि ये जो आ रहा है रेंज √2h और वो DI वेट कितना है √3/2h, तो उससे तो ज्यादा ही आ रहा है ना, तो बात तो बनी नहीं। तो कैसे सॉल्व किया जाए फिर, कब ये ऐसा करिए, रुकिए, अब हम ये वाला जो हम h/2 ले रहे थे, अब ये हम मान लें y, इतना खाली हो गया। नियम से तो ये h है, तो ये h/2 है, लेकिन अब मैंने कहा ये इतना नीचे आया कि ये हो गया y, तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपने जो लिखा था HDG प्लस h/2dg, नहीं, यहां पे क्या लिख देंगे YDG, और फिर इक्वेट कर देंगे। लेकिन एग्जाम में भी ऐसा है, तो पहले तो ये चेक करना ही पड़ेगा आपको कि नहीं ये तो कंटेनर में आ ही नहीं रहा है, बाहर निकल गया, तो आपको ये तो चेक करना ही होगा। तो आपने कहा कि इस तरह से P एटमॉस्फेयर प्लस HDG प्लस Y2dg, और इसे इक्वेट करिएगा, इक्वेट करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। इक्वेट करेंगे P एटमॉस्फेयर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये होगा HDG प्लस 2YDG, तो HDG प्लस 2YDG इक्वल्स टू क्या होगा dV²। लेकिन आपको यहां पहले आना चाहिए कि आपकी वेलोसिटी की नीड कितनी है। तो वेलोसिटी की नीड क्या है, तो y इक्वल टू तो -h/2 ही रखेंगे, g -2v² x², इससे कह लेंगे x² कितना आ रहा है, x² आ रहा है hv²/g, यही आ रहा है ना, यहां से यही रेंज वाली फॉर्मूले जा रहे हैं, तो ये x² ये आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अंदर लिक्विड गिरे, तो x² होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 3/2h², ये होना चाहिए ना, स्क्वायर है। यदि लिक्विड इसके अंदर गिरे तो रेंज आपका जो x होना चाहिए √3/2h, या उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यानी हमने कहा कि पहले हम ये तो देखें v की नीड क्या है, तब आपकी नीड पूरी करें हम। तो यहां से v की जो नीड आ रही है, देखिए क्या आ रही है, यहां से अब सॉल्व करिए, तो ये एक s तो कैंसिल हो गया, और v जो आ रहा है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू कितना 3gh बाय क्या हो रहा है, देखिए क्या बात है, कितना खूबसूरत है ऐसे। यही आ रहा है ना वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी आ रहा है, और यहां क्या वेलोसिटी देने को आप तैयार हैं भाई, यहां से v² सॉल्व करिए, तो v² है HDG प्लस 2YDG बाय d, तो कहां ढो रहे हैं हम लोग, d तो कॉमन है, हटाइए ना, तो ये है HG प्लस 2YG, ये v² दे रहा है, और यहां से ये v² आपको चाहिए, तो ये v² दे रहा है, वो v² चाहिए, तो ये v² वहां रख दें। जब ये v² यहां रखेंगे तो क्या होगा HG तो ये v² वहां रखेंगे तो HG प्लस 2YG
लेस देन और इक्वल्स टू 3gh/2। जरा मेरी हेल्प करिए, क्या आ रहा है वाई भाई? h/4 के इक्वल या उससे कम। ठीक, यानी क्या कहेंगे यहां पर कि पहले तो ये h/2 था, ये जो अब मैंने y लिख दिया, पहले कितना था? ये h है, ये h है, होल h/2 पर है, तो पहले h/2 था ना। ये तो खाली होकर के अब मैंने कहा कि जब ये h/4 हो जाएगा तब कहेगा लिक्विड अब मैं कंटेनर में गिरूंगा, कंटेनर में फॉल करूंगा। लेकिन कब तक फॉल करेगा? कब तक फॉल करेगा? तो ऐसा करते हैं, ये y 0 कर देते हैं, यानी अब ये लिक्विड यहां ले आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं v क्या है। कुछ बहुत बड़ा खेल है, मैं इसलिए आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि ऐसे सवाल आ गए तो बड़े अलर्ट होने पड़ेंगे आपको। कि पहले देखिए लिक्विड बाहर निकला, फिर धीरे धीरे लिक्विड लेवल सेटल किया, तो वेलोसिटी कम होने से लिक्विड अंदर फॉल किया, अभी देखेगा फिर बाहर निकल जाएगा। फिर आपको देखना हो किसके बाद ये अंदर आना स्टार्ट होगा। तो जरा ये सोचते हैं कि जब ये यहां आ जाएगा यानी y 0 हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से सारी मेहनत दोहराइए। y 0 हो जाएगा तो बाहर क्या कहेंगे हम लोग? देखिए बाहर होगा p एटमॉस्फेयर प्लस क्या? हाफ dv², जो हाफ 2dv² था अब तो d होगा ना, क्योंकि आपने कहा y 0 हो गया है, यानी ग्रीन वाला लिक्विड निकलने लग गया ना। y 0 होने का मतलब ग्रीन वाला लिक्विड अब बाहर आएगा। अभी तो आपका ये एक्वा कलर बाहर आ रहा था, अब ग्रीन कलर बाहर आएगा। और अब आप कहेंगे जब ये ग्रीन कलर बाहर आएगा तो कौन सी डेंसिटी बाहर आएगा? d आएगा। 2d भूल जाइए, 2d तो खत्म हो गया, यहां तक 2d, नीचे वाला तो ऐसे भी नहीं निकलना है, वो तो परमानेंटली सेटल्ड है। ये वाला निकल के खाली हो गया तभी y 0 हुआ। और y 0 पे भी एक रिस्क ले रहे हैं, मालूम नहीं y 0 पे क्या होगा, अभी तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि जब वो लिक्विड आता है तो क्या हाल होता है। तो बाहर p एटमॉस्फेयर प्लस हाफ dv² और अंदर क्या होगा? अंदर होगा p एटमॉस्फेयर प्लस h dg, इतना ही। काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0। p एटमॉस्फेयर गया, क्या आ गया? v अंडर रूट 2gh। और वेलोसिटी की नीड थी v स्क्वायर ही लिखते हैं, अंडर रूट है, ये क्या होंगे अंडर रूट। v² 2gh। अभी अंदर फॉल करने के लिए हमने v² क्या सॉल्व किया था? 1.5gh या उससे कम, यही ना। यदि अंदर फॉल करना है तो v² 1.5gh या उससे कम। और जैसे ही ये एक्वा कलर वाला लिक्विड खाली हुआ और ग्रीन वाला यहां पहुंचा, y 0 हुआ, लीजिए वेलोसिटी ने बदमाशी कर दी। फिर ये 3gh/2 से बड़ा हो गया v², फिर कहेगा गया बाहर में, निकल गया ना बाहर। फिर अब आप इंतजार करिए, अब कितना कर दे? अब हम यहां पे ये तो खाली हो ही गया और इस h को क्या कह दें? फिर y कह देते हैं। इस बार y क्या आता है? नहीं, तो इस बार यदि हम y कर देंगे तो ये वेलोसिटी 2gh के बजाय 2g y हो जाएगा। अब तो एक ही लिक्विड है ना, दो तो है नहीं। तो यानी जब ये y 0 हो गया, ये h यहां पे ऐसे आ गया लिक्विड, ये h, अब कहेंगे नहीं ये भी इतना खाली हो गया कि ये y बचा, ये तो खाली हो ही गया, और ये भी इतना खाली हुआ कि ये y बचा। तो ये वेलोसिटी जो ये लिखे बैठे हैं, अब इसे हमें क्या लिखना चाहिए कि ये वेलोसिटी सॉल्व होके आ जाएगा v² इक्वल्स टू 2g y। लेकिन आप कहेंगे ये जो वेलोसिटी होना चाहिए v² 2g y, ये तो होना चाहिए हमारा लेस देन और इक्वल टू 3gh/2। तो क्या आ रहा है y? 3h/4। फिर अभी अंदर गिरना स्टार्ट होगा, और इस बार अंदर गिरने लगा तो अब सारा ही क्या होगा? अब तो अंदर ही गिरेगा, अब कहां स्पीड बढ़ेगा फिर से। तो जरा विजुलाइज करते हैं चीजें, अब
खत्म, सवाल खत्म हो गया। अब तो बस लिखना है वैल्यू। देखिए क्या, शुरुआत से आते हैं कि जब ये y नहीं h/2 था, ये टोटल h और ये h/2 था, तो लिक्विड बाहर गिरने लगा। कब से अंदर आने लगा? जब ये h/4 हुआ। h/4 हुआ तो कब तक अंदर आता रहा? जब तक ये एक्वा कलर वाला लिक्विड खाली नहीं हो गया। तो कितना वॉल्यूम इसमें आया? h/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू h/4, यही तो अंदर आया होगा। तो पहले तो इतना वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, h/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर जैसे ग्रीन वाला लिक्विड इस होल पे पहुंचा, फिर ये क्या हो गया? बाहर गिरने लगा। कब तक गिरता रहा? जब तक ये h घटकर 3h/4 ना हो जाए। और जैसे 3h/4 हुआ, फिर क्या होने लगा? अंदर आने लगा। और अब सारा अंदर आएगा। तो अब कितना वॉल्यूम अंदर आएगा? अब जो अंदर वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा 3h/4 इंटू फिर पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कलेक्टेड इनसाइड। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो अभी सब कुछ सामने, सब एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन पेशेंस रखने वाला सवाल था ये। हड़बड़ाएंगे, सवाल ना लेंथी है, ना डिफिकल्ट है, ना कोई टिपिकल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में बड़ा आसान है, लेकिन पेशेंस चाहिए कि हमें हर स्टेप पे चेक करना था कि पहले लिक्विड बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया। देखिए प्रॉब्लम नंबर हम देखना चाहेंगे 87। कहेंगे इस तरह से रोटेट करने वाला तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन मैं क्यों उठा रहा हूं? देखा था ना लोगों ने थियोरी पार्ट में रोटेट करने में। मैं इसलिए पिक कर रहा हूं कि एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यू ट्यूब का एक आर्म नहीं है, आर्म से हटा हुआ है। एक तो ये कारण मैं पिक कर रहा हूं, वरना ठीक इसके ऊपर वाला था, एक आर्म की ओर रोटेट कर रहे हैं। और दूसरी एक और अच्छी बात है जो आपको सीख लेना चाहिए कि इसमें दो अलग अलग नेचर का लिक्विड है। जो पहला वर्टिकल आर्म है उसमें 8a/3 इतनी हाइट तक लिक्विड है, डेंसिटी रो वाला। वो इतना लाइट कलर का मैंने सेट दिया होगा कि फोटोस्टेट में उड़ गया सेट, वो है ही नहीं, सेट ही गायब है। और जो बाद में डार्क वाला सेट है, कितनी डेंसिटी वाला, 2 रो वाला, वो आपको दिख रहा है। चलिए मैं फिगर प्रॉपरली बनाता हूं, तो आप उसमें सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स, द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड 2 रो रेस्पेक्टिवली लाइज एट द पॉइंट ए। तो फिगर में क्लियर हो गया कि एक साइड गायब है आपका, क्योंकि दो लिक्विड जहां पे कांटेक्ट मारा इंटरफेस वो एंड ए पर है। फर्दर the height of liquid column above A is 8/3A marked है, where AB equals to A. The cross-sectional area of tube is S. With what angular velocity it must be whirled about a vertical axis at a distance A such that
the interface of liquid shifts towards B by 2/3a। देखिए ऐसा है कि इसमें एक लिक्विड है इधर, और इसमें एक लिक्विड कितनी हाइट तक राइज किया हुआ है, 8a/3, और इसकी डेंसिटी है रो। फिर दूसरे लिक्विड की बात करें, दूसरी लिक्विड कहां तक है, ये आपका है 4a/3 कहेंगे, लिखा नहीं है, ये आपको सोचना होगा, लिखा तो नहीं सही में, सोचना होगा भी, आपको समझा देंगे मैंने कैसे सोच लिया कि उसका हाफ होगा 4a/3, क्योंकि इसकी डेंसिटी है डबल, तो बैलेंस करने के लिए प्रेशर इक्वल चाहिए ना, तो ये जिस हाइट तक है उसकी आधी हाइट तक ही होना था इससे। तो आप ये कह लेंगे कि इसके लिए डेंसिटी रो और इसके लिए डेंसिटी है 2 रो, ये गिवन है, और यहां पे इंटरफेस है, और अभी रोटेट नहीं कर रहा है, ये फिगर तब का है जब ये रोटेट नहीं कर रहा है। अब आपसे कह रहा है जो एक्सेस दिखा रहे हैं इसके अबाउट किस ओमेगा से रोटेट कराएं कि ये इंटरफेस जो यहां है वो कितना इधर खिसक जाए, इधर कितना खिसक जाए, 2a/3, किस ओमेगा से रोटेट कराएं। अब खुद देखिए, ये समझ गए होंगे कि ये 8a/3 था तो ये 4a/3 क्यों था, क्योंकि देखिए ऐसे चलने पे तो प्रेशर चेंज होगा नहीं, क्योंकि अभी तो रोटेट नहीं कर रहा है ना, अभी जी होगा ओनली। तो आप कहेंगे यहां पे प्रेशर जो आएगा ये आएगा h रो जी से 8a/3 रो जी, और यहां प्रेशर आएगा h रो जी से h 2 रो जी, और जब दोनों प्रेशर इक्वल करेंगे तो ये वाला हाइट उस हाइट की आधी होगी, क्योंकि ये डेंसिटी उस डेंसिटी की क्या है, डबल है। तो इससे आपने अपना गेस कर लिया कि ये हाइट क्या रही होगी। अब आप रोटेट कराइए तो ये इंटरफेस यहां से खिसक के यहां आ जाए, तो किस ओमेगा से आपने रोटेट कराया होगा, कितना खिसकने को कह रहे हैं, 2a/3। जब ये 2a/3 खिसकेगा तो ये 2a/3 उठ जाएगा, तो ये जो 4a/3 है कितना हो जाएगा, 6a/3, और ये 2a/3 नीचे उतर आएगा तो ये भी हो जाएगा 6a/3। यानी हो सकता है सवाल आपसे ये कहते कि किस ओमेगा से रोटेट कराएं कि दोनों में लिक्विड लेवल सेम हो जाए। बात तो देखिए, क्योंकि 2a/3 खिसका के जो पूछ रहे हैं वही हो रहा है कि लिक्विड लेवल सेम करने की बात कर रहे हैं। तो ये 2a/3 उठे, ये 2a/3 गिरे, और लिक्विड लेवल दोनों में सेम हो जाए। तो खैर ठीक है, चलिए ऐसा ही करते हैं कि अब इसे हम तो ये हो गया 2a/3, इधर लिक्विड आपका राइज कर गया, तो आप कह लेंगे कि ये नीचे उतर आया होगा 2a/3, तो ये ऊपर चला गया होगा कितना, 2a/3। कब, जब आपने इसे ओमेगा से रोटेट किया। यही ओमेगा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, वही मैनोमेट्रिक इक्वेशन लेके घूमे हम लोग यहां से वहां तक, यही तरीका है ना। तो चलते हैं, देखिए यहां पे प्रेशर कहेंगे P एटमॉस्फेयर, और यहां पहुंचेंगे तो यहां भी प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेयर। अब चलिए यहां से आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, P एटमॉस्फेयर से तो स्टार्ट लीजिए ही, प्लस नीचे आने पे हो जाएगा डेंसिटी रो जी कितना
6a/3। अब तो उधर 6a/3 हो चुका है ना, यहां पहुंच गए, यहां तो पहुंच गए ना, ये तभी तो ऐड करके लिखा है इतना। अब यहां से यहां तक आइए, सीधा यहां ना आइएगा, बीच में लिक्विड की क्वालिटी चेंज हो रही है। यहां से यहां तक आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस डेंसिटी रो और सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्लोरेशन का एवरेज यहां से यहां तक। तो यहां पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्लोरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, और यहां पे क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए प्लस 2a/3 यानी 5a/3, और इसके सम का क्या कर देंगे हाफ। यहां देखिए ना, यहां पे सर्कुलर मोशन का रेडियस है a और यहां होगा a प्लस 2a/3 यानी 5a/3। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्लोरेशन का अर्थमेटिक मीन लिया, तो ये हो गया रो एवरेज एक्सप्लोरेशन इनटू जितना चले थे 2a/3। यहां पहुंच गए। सब प्लस क्यों लिख रहे हैं, जब नीचे आए तो जी के डायरेक्शन में आए, जब इधर गए तो सेंट्रीफ्यूगल के डायरेक्शन में गए, तो प्रेशर बढ़ ही रहा है अभी। अब हम यहां से यहां भी तो आएंगे, यहां से आएंगे फिर लिखेंगे अब 2 रो, और यहां से यहां में एवरेज क्या होगा ओमेगा स्क्वायर 5a/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज होगा ना। यहां पे रेडियस था 5a/3, यहां रेडियस हो गया a प्लस a 2a, तो ये सेंट्रीफ्यूगल का एवरेज इंटू कितना चले a/3, यहां से यहां तो a/3 चले हैं, यहां पहुंच गए। अब ऊपर उठिए, ऊपर उठेंगे तो प्लस या माइनस, अब तो माइनस होगा, जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब माइनस कितना होगा 2 रो जी और h कितना 6a/3, और ये इक्वल्स टू p एटमॉस्फेयर, क्योंकि जहां पहुंचे वहां भी p एटमॉस्फेयर है। बोथ साइड से p एटमॉस्फेयर क्या होगा कैंसिल होगा, रो और जी भी कैंसिल हो रहा है, रो 2 रो जो भी है रो बोथ साइड से रो कैंसिल हो जाएगा और जी रिमूव हो जाएगा, और जी नहीं होगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ए वाला भी आ रहा है ना। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, ओमेगा देखिए क्या आता है फटाफट तेजी से। आया नहीं आया, मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भाई?
कैलकुलेशन या थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि कहीं फंडामेंटल एरर तो नहीं है। ठीक है, कहीं एरर नहीं है। एक जो भी आ रहा है कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने देख लिया सारा वैल्यू सही है, कहीं कोई एरर नहीं है। देखिए इसके बाद जो हम प्रॉब्लम देखना चाहेंगे वो है 114। The side wall of a wide vertical cylindrical vessel of height s 75 centimeter has a narrow vertical slit running all the way down to the bottom of the vessel. The length of the slit is 50 centimeter and width 1 millimeter. With the slit closed, the vessel is filled with water. Find the resultant force of reaction of water flowing out of the vessel immediately after the slit is opened. देखिए मैं फिगर पहले बना के समझा देता हूं और फिर आप बताएं कैसे होगा। देखिए ये वर्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल है, कितनी हाइट का 75 सेंटीमीटर, S75 है। तो वर्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल ऊपर तक फिल कर रखा है 75 सेंटीमीटर तक लिक्विड से, लेकिन इसके साइड वॉल में एक नैरो स्लिट, वर्टिकल स्लिट कट कर रखा है, फिलहाल बंद है, लेकिन ये डोर जब चाहेंगे हम यहां से ओपन कर देंगे। ये वर्टिकल स्लिट है और इसकी हाइट कितनी L 50 सेंटीमीटर, नीचे से 50 यानी इतना आपका स्लिट नहीं है क्योंकि टोटल 75 है, नीचे से 50 सेंटीमीटर तक आपका स्लिट है। और ये विड्थ कितना है 1 मिलीमीटर, जो B लिखा है दैट B इज 1 मिलीमीटर, स्लिट हाइट इज 50 सेंटीमीटर, लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड है। अब आप ये डोर ओपन कर देते हैं, स्लिट का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं लिक्विड इस तरह से बाहर आएगा, इस पूरे स्लिट से यूं बाहर आएगा। ऐसे बाहर आएगा। लिक्विड जब बाहर आएगा तो थ्रस्ट पीछे एक्ट करेगा। ये थ्रस्ट सॉल्व करना कितना होगा। लिक्विड बाहर आएगा, थ्रस्ट पीछे एक्ट करेगा, थ्रस्ट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व हो सकता है?
सही कह रहे हैं। आपको यहां पे क्या करना होगा, जो तरीका है सही इनका कहना है कि यहां से आप y डेप्थ पर dy हाइट वाला एक स्लिट का एलिमेंट ले लें, y डेप्थ पे dy वाला स्लिट का एलिमेंट ले लें, और यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी जब लिखेंगे तो ये वेलोसिटी हो जानी चाहिए √2gy, ये होनी चाहिए ना, वेलोसिटी √2gy। और थ्रस्ट क्या होता था, याद करिए, थ्रस्ट लिक्विड के इजेक्शन के अगेंस्ट होता था, तो थ्रस्ट इधर होगा और ये थ्रस्ट df लिखेंगे, छोटे से एलिमेंट से बाहर आ रहा है, तो थ्रस्ट df क्या होगा, ये जो एरिया होगा इसका dA रो v स्क्वायर। dA एरिया कितना होगा, तो ये dy है और ये b है, तो एरिया dA हो जाएगा b इंटू dy। b वगैरह न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिएगा, 1 मिलीमीटर है, तो b इंटू dy इंटू रो v स्क्वायर यानी 2gy, यानी 2 रो g b y dy, 2 रो g b y dy। और यदि टोटल थ्रस्ट चाहिए तो इसे क्या कर लीजिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, कहां से कहां तक, ये इंटीग्रेट जो होगा, ये इंटीग्रेट होगा, y का लिमिट होगा h माइनस एल से h, यही ना, h माइनस एल से h, यहां से यहां तक ही तो इंटीग्रेट करेंगे, यहीं तक तो स्लिट है, y तो बिल्कुल टॉप से लिया है ना आपने, ये थ्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हिस्से से वेलोसिटी अलग अलग होनी है ना, तो डायरेक्टली थ्रस्ट नहीं सॉल्व हो सकता। प्रॉब्लम नंबर 117। अभी जरा इधर उधर कूद रहे हैं, फिर सिस्टमेटिक हो जाएंगे। The shape of an ancient water clock, बढ़िया सा नाम दिया है, is such that water level descended at a constant rate at all times. If the water level falls by 4 centimeter every hour, determine the shape of the jar, specify x as a function of y, the drain hole diameter is 2 millimeter and can be assumed to be very small as compared to x. अब ये आपको एंशिएंट वाटर क्लॉक तो शायद ना देखा हो, लेकिन ये सैंड वाला तो देखा ही होगा, नहीं आजकल तो बिल्कुल नकली वाला होता है, लोग घर में रख लेते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करता, उस टपकता रहता है, उसमें कोई नहीं कि एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रेट से इतनी हाइट घटेगा, लेकिन अब फैशन में कि नहीं, हम ये भी हमारे पास है, उसलिए घर में रख लेते हैं शो पीस के फॉर्म में। तो फिगर में दिख रहा है कि किस तरह से आपने कंटेनर का शेप लिया है कर्व के फॉर्म में, ओरिजिन कहाँ है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कर्व का इक्वेशन चाहिए, तो एक हॉरिजॉन्टल एरो बना करके देखिए, कर्व के पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखा है और एक्स वाई का रिलेशन आएगा तो कर्व का इक्वेशन बन जाएगा आपका। जबकि ये कह रहे हैं कि हर 1 घंटे में y कितने से कम हो जाता है, हर 1 घंटे में y 4 सेंटीमीटर से ड्रॉप कर जाता है। ये भी कह रहे हैं कि जो नीचे नैरो होल है जहां से लिक्विड बाहर आता होगा, वो नैरो होल का जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर एंड दैट्स मच लेस देन x। इसका क्या फायदा होगा, ध्यान है ना, सीधा वेलोसिटी लिख देंगे √2gy या 2gh, जो भी लिखना है डायरेक्टली लिख सकते हैं।
कर्व का इक्वेशन चाहिए तो एक्स वाई का रिलेशन ही चाहिए। यानी आप वाटर क्लॉक डिजाइन कर रहे हैं कि कैसा हम शेप दें कि पर आवर वाई 4 सेंटीमीटर से ड्रॉप कर जाए। देखिए, ये एक तो कह लेंगे जो वेलोसिटी v होगा ये √2gy होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहां वेलोसिटी v है तो आप कह लीजिए यहां वेलोसिटी v डैश होगा। कहेंगे v डैश क्या है? v डैश है आपका -dy/dt। y घटने का रेट यही है ना, कितना है ये? 4 सेंटीमीटर पर आवर, यानी आप कह लेंगे 4/60, यानी इतना सेंटीमीटर पर मिनट, और 60 से डिवाइड कर इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और कहेंगे नहीं मीटर में कन्वर्ट करना है तो लीजिए ऐसे 10⁻² भी लिखिए, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हर पर आवर ये आपका हाइट 4 सेंटीमीटर से ड्रॉप करता है, तो यानी ये पर सेकेंड इतने से ड्रॉप करता होगा। ये v डैश है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आएगा क्या? a1v1 इक्वल्स टू a2v2। a1v1 इक्वल्स टू a2v2 से चलिए a1 यहां पे एरिया हो जाएगा πx² होगा, πx²। v1 यानी v डैश, यहां पे एरिया होगा पाई इंटू 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। डायमीटर है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? 1 मिलीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करके आपने एरिया लिखा, और v2 है √2gy। खत्म हो गया। अब क्या करें? y और x का रिलेशन आ तो गया, स्क्वायर कर दीजिए। √y अच्छा नहीं लगता हो तो x⁴ हो जाएगा, और क्या है, पाई कैंसिल हो रहा है। इन्होंने तो उल्टा x इक्वल्स टू y⁴ कर देगा तो और अच्छा लगेगा, उधर ले गए। v डैश ये रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये। महेंद्र की गया और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक देंगे, पतली वाली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बुक देंगे। प्रॉब्लम नंबर 86, जो 87 क्या था ठीक इसके ऊपर वाला। कहेंगे क्या फर्क है, एक ही नेचर का दो क्यों करेंगे? 86 में एक फर्क देखिए, जिस आर्म से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है वो आर्म ऊपर से ओपन है और दूसरा आर्म क्लोज्ड है, बंद है।
जब रोटेट कराएंगे तो लिक्विड धकेलेंगे तो उधर वाला गैस कंप्रेस होने लग जाएगा और फिर आएगा आपका वही बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो थोड़ी सी बात तो है कुछ देखने लायक। तो 86 जरा ट्राई किया जाए। देखिए लिक्विड आपका बस हॉरिजॉन्टल पार्ट में ही है, यही है लिक्विड। ये लेंथ भी गिवन है L और ये साइड लेंथ गिवन है A। न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख लेंगे, वो सब गिवन है। और पहले दोनों एंड ओपन था, पहले दोनों एंड ओपन था तो यहां भी एयर होगा, यहां भी एयर होगा। दोनों एंड ओपन, यहां भी एयर, यहां भी एयर। फिर इसे क्लोज कर दिया तो यहां एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ट्रैप हो गया और यहां तो खैर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ही। और ये तब का है जब हम रोटेट नहीं कर रहे थे। अब आप इसे रोटेट करने लग गए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब इसे रोटेट करेंगे तो ये लिक्विड इधर खिसकेगा और लिक्विड इधर खिसकने से ये कंडीशन कुछ आपका हो रहा है। अब किस तरीके से कितना ये शिफ्ट कर जाएगा, ये x शिफ्ट कर गया तो ये भी x होगा। वैसे आपसे पूछा गया a माइनस एक्स, तो x सॉल्व करिए, a माइनस एक्स भी आ जाएगा। देखिए पहले तो आपने कहा कि यहां पे प्रेशर रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अब यहां प्रेशर हो गया होगा P, क्योंकि एयर कंप्रेस हो गया ना लिक्विड राइज करने से।
पहले तो हम यहां बॉयस लॉ फॉलो करेंगे, तो यहां P1 V1 से P एटमॉस्फेयर इंटू A इक्वल्स टू P2 V2 यानी P इंटू A माइनस एक्स। मैंने वॉल्यूम की जगह लेंथ यूज किया, आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है। तो यहां से P और X का एक रिलेशन बन गया है, सॉल्व नहीं कुछ हुआ ना, P भी अननोन है, X भी अननोन है। अब हम यहां आते हैं, फिर से यहां तक तो एयर ही है, तो आप कह लेंगे यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। अब यहां से मैनोमेट्रिक इक्वेशन लेके यहां तक आइए, तो यहां से P एटमॉस्फेयर से चलेंगे, फिर क्या ऐड होगा, डेंसिटी रो, सेंट्रीफ्यूगल का एवरेज क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना, एल माइनस एक्स, इधर गए ना, तो इंटू एल, तो ये रो एवरेज एक्सप्रेशन इंटू एल माइनस एक्स। फिर अब ऊपर जाएंगे तो माइनस रो जी क्या एक्स, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, वहां पहुंच गए तो पी हो जाएगा ना। और यहां से जो पी सॉल्व किया है एक्स के टर्म में, वो पी यहां रख दीजिए, तो इक्वेशन में सिर्फ क्या अननोन दिख रहा है, एक्स, एक्स सॉल्व हो जाएगा। यहां से जो P है इन टर्म्स ऑफ x, P हो जाएगा ना P एटमॉस्फेयर A अपॉन A माइनस एक्स, तो यहां से P एज ए फंक्शन ऑफ x यहां रख दीजिए। तो इसमें देखिए आपका x अननोन है, बाकी सब नोन है, x सॉल्व हो जाएगा, यानी लिक्विड कितना इधर शिफ्ट कर गया होगा, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़िया सवाल है, मैं देता हूं, हो सकता है कहीं छिपा हो, दिख नहीं रहा, मुझे होना तो चाहिए था। यह प्रॉब्लम सुनिए, ये भी एक आपको बहुत बढ़िया सवाल लगेगा। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैज डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैज डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर. It is floating in a rectangular tank partially filled with water of density 1000 kg per meter cube, having base area 45 by 60. Base का डायमेंशन दिया है. Calculate work done to press the block slowly so that it is just immersed in water. धीरे धीरे ब्लॉक को इतना दबाइए कि वो वाटर में जस्ट पूरी तरह से डूब जाए. तो दबाने वाले ने कितना वर्क किया होगा. मैं क्यों कर रहा हूं, अच्छा सवाल है. जब आप दबाएंगे ना तो साइड से वाटर उठेगा भी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का सारा कैलकुलेशन भी ऐसा चौपट होगा क्योंकि आपको पूरा आप सोचेंगे जितना बाहर निकला उतना दबा देते हैं, उससे कम दबाना होगा. समझ रहे हैं ना. जितना बाहर निकला उससे कम दबाएंगे. जब दबाएंगे तो साइड से वाटर उठेगा भी ना. कहे थोड़ा तू नीचे है, थोड़ा मैं उठता हूं, फिर डूब जाएंगे. तो इसीलिए यहां पे कुछ है खास. बताइए, मैंने कहा सवाल अच्छा है, देखिए इसको ट्राई करते हैं. अभी भी आपको सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा. अभी
देखिए क्या क्या, एक तो आप मानते हैं कि ये आधा डूब करके तैर रहा होगा, हाफ इमर्स होकर फ्लोट हो रहा होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के एग्जैक्टली हाफ है। तो जब ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के एग्जैक्टली हाफ है तो हाफ ही तो इमर्स होकर फ्लोट होगा ये। खैर, ब्लॉक के लिए साइज क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी हाइट 30, बेस का जो डायमेंशन होगा 30 बाय 30 ऐसे ही है। तो यानी कितना ये इसके अंदर डूब करके तैर रहा होगा अभी ये 15। तो यानी आप कह लेंगे ये यहां से यहां जितना भी ये इसके इनसाइड है फ्लोट करने के लिए, ये आपका है 15 सेंटीमीटर। 15 इनसाइड 15 आउटसाइड। अब जरा देखिए कंटेनर का क्या डायमेंशन है। बेस, मैंने 2D फिगर बनाए, 3D सोचेंगे तो बेस आपका इस तरह से 45 बाय 60, यानी आप ऐसे 45 ऐसे 60 लीजिए या ऐसे 60 और ऐसे 40, बेस का ऐसे रेक्टेंगुलर बेस है आपका कंटेनर का बेस। तो कंटेनर का बेस रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर बेस में ये आपका है 45, ये 60 या ये 60 या 45, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आपसे कहा इसको ऊपर से दबाइए, धीरे धीरे दबाते चले जाइए, ये पूरी तरह से डूब जाए। तो इसमें दबाने वाले ने, इसको नीचे पुश करने वाले ने कम से कम कितना वर्क किया होगा, वो वर्क, मिनिमम वर्क कैसे हो सकता है। मिनिमम वर्क में क्या होगा, स्लोली, वेरी स्लोली नीचे आएगा, और जब वेरी स्लोली नीचे आएगा तो नीचे आने के प्रोसेस में हर मोमेंट पे वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल वर्क जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम सिग्मा डब्ल्यू इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, यानी सिग्मा डब्ल्यू जीरो है। अब कौन कौन सा वर्क हो रहा है, 3 वर्क हो रहा है। एक, पुश करने वाले ने जो वर्क किया है वो तो सॉल्व भी करना है, वो तो समस्या है। वेट mg का वर्क होगा एंड फोर्स ऑफ वायंसी का वर्क होगा, इतनी वर्क है। वेट mg का वर्क, फोर्स ऑफ वायंसी का वर्क एंड पुश करने वाले का वर्क। पुश करने वाले का वर्क आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको बाकी 2 वर्क सॉल्व करना होगा, और तीसरे का वर्क अननोन करके तीनों ऐड करके इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, 0। तो पुश करने वाले ने क्या वर्क किया होगा तब जाके सॉल्व होगा, वरना जैसे जैसे अंदर जाएगा पुश करने वाले को फोर्स एडजस्ट करना होगा, और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। दबाने से फोर्स ऑफ बाइंसी बढ़ने लग जाएगा ना, तो उसे बैलेंस करने के लिए पुश करने वाला फोर्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा। फिर तो पहले ये सॉल्व करें कि पुश करने वाला फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब जाके हम कहेंगे एफ dy इंटीग्रेशन वर्क आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। पहली बात तो यह है कि इसे नीचे जब पुश करेंगे तो कितना वॉल्यूम, मान लें नीचे पुश करने की नौबत आ गई y, 15 सेंटीमीटर नहीं पुश करना होगा, मान लें नीचे आपने पुश किया होगा h, तो कितना वॉल्यूम हटाया होगा, नीचे पुश किया होगा तो वॉल्यूम हटाया होगा आपने h इंटू 30 इतना हटाया होगा ना वॉल्यूम। हमने माना कि पूरी तरह से डुबोने के लिए इसे आपने h दबाया है, तो पूरी तरह से डुबोने के लिए जब h दबाएंगे तो h दबाने पे कह लेंगे कितना वॉल्यूम हटाएगा ये। बेस एरिया तो 30 इंटू 30 है ना, एज लेंथ 30 है, तो बेस एरिया 30 इंटू 30 और h नीचे ले गए तो वॉल्यूम कितना हटाया, 30 इंटू 30 इंटू h, और ये गया पूरा डूब। जब ये पूरा डूब गया तो वाटर कितना उठा, वाटर कितना उठा 15 माइनस h। अरे कितना बाहर है, 15 अंदर है तो 15 ही बाहर है ना, 15 अंदर है तो 15 बाहर है, उसमें h आपने दबाया और पूरा डूब गया। तो h दबाने से वाटर साइड से कितना उठा होगा, 15 माइनस h कहता है तो h नीचे आ और मैं 15 माइनस h ऊपर उठता हूं, हो जाएगा बराबर मामला। लेकिन 15 माइनस h ऊपर उठा
तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ा कितना साइड से, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा, जितना हटाया होगा उतना ही तो ऊपर उठेगा, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना। तो आपने वॉल्यूम हटाया इतना और वॉल्यूम उठा कितना, वॉल्यूम उठा है 15 माइनस एच इंटू 45 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 30। समझे नहीं समझे? तब जाके पूरी तरह से डूबेगा। देखिए बीच में इसने तो अपना एरिया खाली कर दिया 30 बाय 30, तो उसके जो साइड का ये जो एरिया होगा उसी में उठेगा ना। साइड वाला एरिया कितना होगा, इसका बेस एरिया 45 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 30, उस एरिया से उठा होगा ना। ये पूरे बेस एरिया से थोड़ी उठा है, साइड से उठा है। तो आप कहेंगे आपने इसे दबाया नीचे h, तो वॉल्यूम हटाया h इंटू 30 इंटू 30 और साइड से लिक्विड ऊपर उठ गया 15 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया, साइड वाला एरिया इतना। पहले तो एच सॉल्व कर दीजिए तब हम आगे कुछ करें, तभी तो आगे सॉल्व होगा। पहले तो एच सॉल्व करना है कि आपने इसे दबाया कितना है। पेन आ गया? तो देखिए एक चीज तो पता चल गया, जो आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 बाहर था, लेकिन 15 नहीं दवा। एग्जाम में दवा देते हैं, बताते रहो, एग्जाम में आ जाए 15 बाहर है, 15 दवा देते हैं। तो ये साइड से उठना, एक्चुअली में एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है ना, तो इतना टाइम होता कहाँ है कि बिल्कुल इतने आराम से सोचें, तो वहां इसीलिए मिस्टेक होता है। तो ये तो अभी इतना पता चला कि हमें कितना इसे डाउनवर्ड पुश करना है। अब सॉल्व भी तो करना है कि वर्क कितना हुआ इसमें, और वर्क डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दबता जा रहा है फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ता जा रहा है। तो इंटीग्रेशन तो होना ही होना है, डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व होना है। ये तो मैंने इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है आपको, कितना दबाना है, नहीं 0 से 10, ये इंटीग्रेशन का लिमिट ढूंढ के रख लिया कि हमें इतना दबाना है। अब देखिए कैसे, अब हम इसको h के बजाय हम क्या कहें, इसे मान लीजिए इसी किसी मोमेंट पे हमने y दबाया है, एक चालाकी करेंगे। आप वर्क सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी के कारण लिखिए ना। पहले वाला फोर्स ऑफ बायंसी तो वेट से बैलेंस्ड है, तो पूरा वर्क लिखें तो खामखा वो प्लस माइनस होके कैंसिल होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, एक्सप्रेशन भी आपका लेंदी होगा। तो कहेंगे पहले जितना डूबा हुआ था उस वक्त तो फोर्स ऑफ बायंसी ने वेट को बैलेंस कर ही रखा था, तो वो तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो नीचे दबाने पे वो पहले वाला फोर्स ऑफ बायंसी जितना नेगेटिव वर्क करेगा mg उतना ही पॉजिटिव, क्योंकि mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। तो mg का वर्क नीचे आने से जितना होगा पॉजिटिव, फोर्स ऑफ बायंसी का वर्क उतना ही होगा नेगेटिव। कौन सा? पहले वाला फोर्स ऑफ बायंसी, तो वो तो कंपनसेट हो जाएगा, 0 वर्क हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी का हमें पहले एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी सॉल्व करिए, कितना होगा वही एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी। आपने y इसे नीचे किया है, तो पहले देखिए ये उठा कितना होगा ऊपर, फिर वैसे ही y इंटू 30 इंटू 30, y दबाया है ना आपने, तो ये इतना वॉल्यूम हटाया है, और इधर ये कितना उठा होगा, तो कह दिए उठा होगा y डैश इंटू 45 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 30। जल्दी से मेरी हेल्प करिए। आपने दबाया है y और साइड से लिक्विड उठा है y डैश, आपने दबाया है y, साइड से लिक्विड उठा है y डैश।
y बाय y डैश y बाय 2 आया। ठीक, तो बताइए एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ वाइन से क्या लिखे? मैं कुछ नहीं बोल रहा, सुनना चाह रहा हूं। एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ वाइन से क्या लिखे? एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा दबाया है वाई आपने, पहले से तो 15 अंदर था ही। बताइए एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ वाइन से। बता सकते हैं तभी मैं पूछता हूं, अपने आप पे थोड़ा भरोसा करिए कि यू आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, तभी मैं पूछ रहा हूं। फोर्स ऑफ वायंसी होगा y प्लस y डैश इंटू 30 इंटू रो जी। सोचिए, हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम इतना नहीं हटाया है, साइड में चढ़ भी तो गया है वो। तो आप कहेंगे लिक्विड के अंदर ये एक्स्ट्रा कितना गया? लिक्विड के अंदर ये y नहीं गया है, लिक्विड के अंदर चला गया है y प्लस ये y डैश, तो इसको दबाया है साइड से, सॉरी y तो दबाया साइड से, लिक्विड y डैश उठाया है ना, ये y आपने दबाया है, तो y दबाया साइड से, ये y डैश उठा है। तो लिक्विड के अंदर पहले से 15 अंदर था, उसकी तो चिंता नहीं, वो बैलेंस था। अब कितना अंदर है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अंदर और कितना गया? y प्लस y डैश गया ना। तो फोर्स ऑफ वायंसी क्या लिखेंगे? जो एक्स्ट्रा अंदर है उसके कारण वॉल्यूम, तो y प्लस y डैश इंटू बेस एरिया 30 इंटू 30 इंटू रो इंटू जी, यही तो होगा फोर्स ऑफ वायंसी। फोर्स ऑफ वायंसी एज ए फंक्शन ऑफ y आएगा अपवर्ड। अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट dy। इंटीग्रेशन की नीड है क्या? लीनियर फंक्शन है, एवरेज लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और कहेंगे इतनी मेहनत का तो इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं, कौन सा डिफिकल्ट है? y dy इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2 होगा, और एवरेज लेने में उतनी मेहनत आएगी। इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी उतनी मेहनत आएगी। कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों उतने ही आसान है। तो चलिए, ये y जब नीचे किया होगा तो ये जो 15 अंदर था, अब ये कितना अंदर हो गया होगा? तो जब ये y नीचे आया होगा तो लिक्विड y डैश ऊपर गया होगा, तो पहले से 15 अंदर था, अब एक्स्ट्रा कितना अंदर आया? वही तो फोर्स ऑफ वायंसी देगा ना। तो एक्स्ट्रा अंदर आया होगा y प्लस y डैश इंटू 30 इंटू रो जी, ये है फोर्स ऑफ वायंसी, वो भी नेट नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ वायंसी। अभी आपने कहा y डैश से y बाय 2, तो ये हो जाएगा 3y बाय 2, 30 इंटू 30 यानी 900 इंटू 10 टू दी पावर -4 SI यूनिट में। चलिए भाई, ये तो सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में आ गया। रो कितना है लिक्विड के लिए? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी 10 ले लीजिए। तो ये आ रहा है आपका 40, तो यही ले गया नहीं, और यहां से आप कह लेंगे 2700 बाय 2y, ये है फोर्स ऑफ वायंसी। और यहां पे जो वर्क होगा, अब हम वेट वाला वर्क तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि पहले वाला फोर्स ऑफ वायंसी और वेट वाला वर्क तो कंपनसेट हो गया। तो यहां पे आप कह लेंगे जो पुश कर रहा होगा पर्सन, उसके कारण वर्क। तो पर्सन जो पुश कर रहा होगा, पर्सन के कारण वर्क, और ये फोर्स ऑफ वायंसी के कारण वर्क, इसका सम कितना होगा? 0। तो पर्सन के कारण वर्क होगा फोर्स ऑफ वायंसी वाला वर्क विद नेगेटिव साइन। फोर्स ऑफ वायंसी वाला वर्क वैसे नेगेटिव आएगा भी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्स ऑफ वायंसी वाला वर्क यदि आपको लिखना है तो ये वर्क हो जाएगा
फोर्स ऑफ बायंसी 2700 by 2y dy विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से कितना 10 into 10 to the power minus 2, तो सेंटीमीटर है ना। ये आप देखिए डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, आप डिस्प्लेसमेंट y है, y प्लस y डैश नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क आता है ना, इसीलिए तो हमने तोड़ तोड़ के दिखाया, वरना y प्लस y डैश से काम चलना था, इतनी मेहनत क्यों करते आप। फोर्स ऑफ बायंसी में y प्लस y डैश आ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ बायंसी इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में y आएगा, y डैश थोड़ी आएगा, ब्लॉक तो y नीचे गया ना आपका। तो आप कह लेंगे ये फोर्स ऑफ बायंसी है इनटू डिस्प्लेसमेंट dy, ऑपोजिट है नेगेटिव वर्क, और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 10, क्योंकि आपने ब्लॉक को तो 10 ही दबाया है, 15 तो नहीं दबाया था। ये आएगा, ये नेगेटिव आएगा, वहां रखिएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पर्सन ने इसे पुश करने में, नीचे दबाने में कितना वर्क किया होगा, ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने अच्छे सवाल थे सब मैंने उठा लिए, अब कुछ बचा उचा नहीं है इसमें, सब आप खेलिए कूदिए हो जाएगा। बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है इसमें, आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो मैं आपसे प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा था कि आप लिक्विड धीरे धीरे ड्रेन आउट होगा और आप ट्यूनिंग फॉर्क यूज करें तो किस किस हाइट पे रेजोनेंस होगा, आप ट्राई करना चाहेंगे तो दैट प्रॉब्लम इज 118। देखिए क्या कहा गया, मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं। 118 में ए 3.6 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पाइप रेजोनेट्स विद a source of frequency 212.5 Hz। तो रेजोनेंस ट्यूब के लिए जो है टोटल लेंथ दिया है वर्टिकल पाइप का, और किस फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस करना वो भी दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ पाइप एट विच रेजोनेंस अकर, वो तो निकल आएगा। एक बार क्या होगा, λ/4 पे रेजोनेंस होगा, एक बार 3 λ/4 पे, एक बार 5 λ/4 पे। आप चाह के भी एंड करेक्शन ले नहीं पाएंगे यदि इनर रेडियस नहीं दिया होगा, तो दिया है तो ले लेंगे, दिया है। यदि एंड करेक्शन है तो पहले किस लेंथ पे होगा, पहले यदि L1 लेंथ पे होगा रेजोनेंस तो L1 होगा
L1 प्लस ई इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, दूसरा L2 लेंथ पे होगा तो L2 प्लस ई इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4, तीसरा लेंथ L3 पे होगा तो L3 प्लस ई इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 4। ई वही 0.6 इंटू इनर रेडियस आर, 0.6 आर होता था ना एंड करेक्शन आपका, तो उसमें किस किस लेंथ पे होगा ये तो खैर है ही। अब कहते हैं नहीं पूरा भर दीजिए ट्यूब को, नीचे एक होल कर दीजिए, ट्यूब का एरिया दिया है कैसे, तो इनर रेडियाई दे करके होल का रेडियस दिया है, और कहते हैं यदि वाटर को ड्रिप आउट करने दें तो पहला रेजोनेंस कितने टाइम पे होगा, दूसरा रेजोनेंस कितने टाइम पे होगा। तो पहले तो ये सॉल्व कर चुके होंगे ना कि पहला रेजोनेंस कितने लेंथ पे होगा, दूसरा रेजोनेंस कितने लेंथ पे होगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे सॉल्व करते हैं। लिक्विड लेवल की हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थ्योरी में बताया था ना, हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो सॉल्व करना होगा h एज ए फंक्शन ऑफ t, और फिर वो लेंथ से क्या करेंगे, उसे इक्वेट करेंगे तो t सॉल्व होता जाएगा किस किस टाइम पे रेजोनेंस होना है। फिलहाल इसमें ये पूरा घुमा फिरा के वैसे सवाल है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द पाइप एज ए फंक्शन ऑफ h। फिर कह रहे हैं कि यानी h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। फिर आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव रेजोनेंस। पहला रेजोनेंस तब हुआ होगा जब कितना खाली हो गया होगा, L1 पहला वाला लेंथ, दूसरा रेजोनेंस कितना होगा जब कितना खाली हो गया होगा L2, और आपने भी कहा कि L1 प्लस ई दैट इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 एंड L2 प्लस ई इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4। तो h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो उससे मिल जाएगा ना कि पहला रेजोनेंस कितने टाइम पे होगा, दूसरा रेजोनेंस कितने टाइम पे होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई करिएगा, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगली मुलाकात में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद जब सवाल आप करेंगे तो इसके कुछ और सवाल फिर यूज होंगे, यानी अभी आपका हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक्स का उधर भी यूज है।